क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उसकी नई प्रस्ताव उसमें आए हैं। और अब राजस्थान का बजट आने वाला है 24 फरवरी को, तो राजस्थान के बजट में कृषि को लेकर क्या हमारे जो किसान हैं, हमारे जो कारोबारी हैं, उनकी क्या मांगे हैं, हमारे अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबूलाल गुप्ता जी, जो कि राजस्थान खाद्य प्रसार संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं रामपाल जाट जी, जो कि भारतीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं राम माधव जी लेफ्ट विंग से आते हैं, और इन दोनों शाहजहांपुर खेड़ा के बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत किसान आंदोलन में इन दोनों जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बीबी सिंह। प्रोफेसर बीबी सिंह आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं, और इन दोनों विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कमल शर्मा जी हैं, जो कि मोल तोल जो वेब पोर्टल है राजस्थान का, इनफैक्ट जिसकी पूरी हिंदुस्तान में पहुंच है, उसके संपादक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं कमल शर्मा जी के पास। मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और इच्छाएं मनुष्य को खत्म नहीं होने देती। फिर भी ये कहा जाएगा कि जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने बजट दिया है और कोशिश करी है, क्योंकि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में बचाने में केवल कृषि का योगदान रहा, कि जिसका 3.4% योगदान था, बाकी हम सब जगह नेगेटिव थे। इसलिए कहे जाना चाहिए कि यह बजट कृषि के लिए संतुलित था और इच्छाएं कभी भी मनुष्य की समाप्त नहीं होती। स्वतंत्र जी, रामपाल जी, आप कैसे देखते हैं सर बजट? केंद्र सरकार के बजट को किसानों को क्या दिया? स्वतंत्र जी, किसानों की जो अपेक्षाएं थी, हम समझते हैं कि बहुत सी अपेक्षा तो ऐसे उसकी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो पूरी हो सकती थी उनको भी केंद्र सरकार ने अपने बजट को पूरा नहीं किया। दो जो प्रमुख बातें थी, पहली न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कैसे हो। जो सरकार घोषणा करती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देंगे, वो किसानों को मिले, इसके बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, ये जो कृषि का कॉर्पोरेटीकरण है, इस कॉर्पोरेटीकरण की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाए उनको वापस लेने के संबंध में कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। जो दो प्रमुख बातें थी वर्तमान में किसानों की अपेक्षा के अनुसार, वे दोनों ही इस बजट में नहीं है। तीसरा, बजट में जो किसानों की जनसंख्या है देश में, उसके अनुपात में राशि का आवंटन भी नहीं है। इतना ही नहीं, तो जो पिछले बार की राशि आवंटित थी उसमें भी कटौती, उसमें भी कमी की गई है। इसलिए जितना बजट है उसमें से हमारी भागीदारी कितनी, तो जनसंख्या के अनुपात में उसमें भागीदारी होनी चाहिए थी, उतनी भागीदारी किसानों की नहीं है। बल्कि किसानों का नाम तो खूब लिया गया, लेकिन किसानों को दिया कुछ नहीं गया। इसलिए हमें यदि कहना चाहूं, गुड़ जैसी बात तो की गई, लेकिन गुड़ दिया नहीं गया। यह केंद्रीय बजट है। राम संजय माधव जी, सर मोदी सरकार का बजट आ चुका है, कैसा? हाँ जी, हाँ जी, ये बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है जी। इसमें कुछ भी जो है किसानों के लिए नहीं दिया, खाली किसानों के नाम पर बातें की है। जिस प्रकार से सरकार ये किसान विरोधी क्या है, बातें की गई है किसानों के नाम पे? क्या बातें की जो गई है जितने बजट आए हैं, इसमें मुझे तो लगता है किसानों के बता रहे थे भी साथी जो पहले बोल रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी के लिए जो बात है, और जो किसानों के ये बजट है, इसमें जो सरकार को करना चाहिए था उसको कुछ नहीं किया है। सिर्फ बातें हैं, किसानों का नाम लेकर के सरकार पॉलिटिक्स कर रही है खाली। और जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, इतना विशाल किसान आंदोलन चल रहा है, यदि सरकार की नीयत किसानों के लिए कुछ करने की होती तो पूरा देश का किसान आंदोलन की राह पर नहीं होता आज। और ये बजट भी उसी दिशा में, ये बजट नव उदारवाद की जो आर्थिक नीति जिस पर सरकार चल रही है उसी दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट है। और इसके अंदर जो है किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है जी। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, आप सुन सकते हैं क्या हमें कि मोदी सरकार का जो बजट आया है किसानों के लिए, कृषि के लिए, किस तरह का रहा? देखिए सुदन जी, पहली बात तो ये है कि हम सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मानता हूं कि मैं कभी भी किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे और कोई सेक्टर हो, जो सरकार काम कर सकती है, जो कॉमन सुविधाएं हैं, कि चाहे आप मार्केट डेवलप करिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, या उन किसानों को अनुदान दीजिए जो किसान अनुदान के लिए डिजर्व करते हैं। अनुदान कॉमन नहीं हो सकता,
हमने सरकार के साथ क्या कर रखा है कि जब भी बजट आता है हम केवल अनुदान की बात करते हैं, और अनुदान किसके लिए चाहिए? सबके लिए चाहिए। जो बड़े किसान हैं वो त्यागने को तैयार नहीं है, वो छोटे किसानों की तरफ देखते नहीं है। सरकारों के साथ जो उम्मीद है या सरकारों के साथ जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके देखते हुए कृषि के लिए हर साल सरकार अच्छा बजट दे रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या वाली बात है। ओके, तो आपका इसमें सबसे अच्छे प्रावधान आपको क्या नजर आए एग्रीकल्चर का देखा जाए तो? एग्रीकल्चर का बहुत सीधी सी बात यह है कि जो बजट का जोर है सारा का सारा, कि अगर आपको काम करना है, क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट सरकार सब्सिडाइज कर रही है हर साल, कि आपको क्रेडिट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, दूसरों से सस्ते रेट पर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर है, और छोटे किसानों के लिए जो है उस पर जोर है, उन चीजों के ऊपर। बजट कभी भी इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। जी बाबूलाल जी, आप लंबे समय से जो ना केंद्र सरकार के मांग करते रहे हैं कि जो उन्होंने कृषि कानून लाए हैं वो कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, मंडियों के हित में नहीं है। आपकी अपेक्षा क्या थी और कितनी पूरी हुई? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक तो हमारे जो साथी अभी कह रहे थे कि कृषि की जो जीडीपी थी वो 3.4 रही, और उस कारण से मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि उस कारण से इस 40,000 करोड़ के बिजनेस पर मल्टीनेशनल्स की निगाहें चली गई, और उन्होंने ये देखा कि ये इंडस्ट्री हम बड़ी बड़ी लगा करके बैठे हुए हैं, और जो इतना बड़ा किसान का तबका है, इस किसान के तबके का किस तरह से शोषण किया जाए और इसके जो साथ में व्यापार चलता है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, ये सारी कहानी उसी 3.4 की जो जीडीपी हुई उसने लिखी। और उसी की कोरोना जैसी टाइम पर भी ये जीडीपी हमारी एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इस देश की आर्थिक रक्षिका बनी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो बजट लेके आए, उस बजट में सारा चारों तरफ इन्होंने उस बजट को घुमाया उन्हीं मल्टीनेशनल के चारों ओर, और इसमें यह भी इन्होंने इंगित किया कि भाई देखिए, हम चाहते हैं कि किसान को हम ये सब्सिडी देना चाहते हैं, हम किसान की एमएसपी पे खरीदना चाहते हैं, बस खरीदना चाहते हैं, पर किसान मांगता रहा कि एमएसपी पे हमें कानूनी अधिकार दे दीजिए, पर नहीं दिया। इसी तरह से जो हमारी मंडियां थी, उन मंडियों के लिए इन्होंने जो कानून बनाया था, कृषि उत्पादन और व्यापार संवर्धन और सरलीकरण, उसमें ये साफ कह दिया कि मंडी में जो माल बेचेगा वो उसको टैक्स लगेगा, और मंडी के बाहर माल बेचेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, ये सीधा सीधा एक हिडन एजेंडा था इनका कि हम मल्टीनेशनल्स को इस तरह से बढ़ावा दे दें। और इसी का परिणाम था कि अडानी जैसे आदमी 5-5 लाख टन स्टोरेज की जगह बना के बैठ गए, जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम ये बोलता था कि माल का स्टोरेज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको ब्लैक मार्केटिंग का नाम दिया गया था। तो ये सारी बातें जो ये 3 जो कानून लेके आए थे, उसका निरस्तीकरण चाहिए था, उसका समाधान चाहिए था। और बार बार ये कहते रहे कि हम मंडी वालों को भी ये छूट दे देंगे, बाहर भी लाइसेंस कर देंगे, ये कर देंगे, पर किया कुछ नहीं, किया वहां का वहीं जहां उनको करना था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इस बजट में न किसान के लिए कुछ किया, और कंज्यूमर के लिए सबसे घातक ये है। कंज्यूमर के लिए इसलिए घातक है कि जो पीडीएस में माल आज की तारीख में रहता है, और छोटे से छोटे तबके को लिए ये उस माल को धीरे धीरे कंट्रोल के माध्यम से छोड़ते रहते हैं, जो अपनी इनकी दुकानें हैं उनके मार्फत छोड़ते रहते हैं। जब माल ही नहीं रहेगा तो छोड़ेंगे क्या? तो ये तीसरी विधा इसमें मौजूद है। तो यानी किसान को नुकसान है इस बजट से, कंज्यूमर को नुकसान है इस बजट से, और जो व्यापारी और उद्योग है वो तो ऐसे समझ लीजिए समाप्त प्राय ही है। धीरे धीरे जिस मिडिल लेवल का हमारा व्यापारी है, जिस मिडिल लेवल का, नीचे लेवल का हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सब एमएसएमईज वगैरह जितने भी हैं, वो धीरे धीरे करके इस देश से ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। सर, किसान के लिए नहीं है, कंज्यूमर के लिए नहीं है और व्यापारी के लिए नहीं है, तो किसके लिए है फिर बजट बनाया किसके लिए है? ये बजट मल्टीनेशनल्स के लिए है। ये उन्हीं को सब तरह से कुल मिला करके अगर कोई स्कीम लेके आता है तो कहाँ जाती है कि साहब ये इतना करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, अब वही किसको दे रहे हो ये पता नहीं, तो अल्टीमेटली पता चलता है
अल्टीमेटली पता चलता है। कमल जी, आप लंबे समय से सर देखते आ रहे हैं पूरा कृषि के कामकाज को, सरकारों के बजट को। आपको क्या लगता है कि ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, सिर्फ मल्टीनेशनल के लिए है? देखिए सर, मैंने शुरू में कहा कि मनुष्य जो जीव है ऐसा है कि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, और इच्छाएं मनुष्य को मरने नहीं देती है। जबकि अगर हम देखें तो इस बजट में 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो इरिगेशन के लिए अलॉट हुआ है, जो तकरीबन 100 लाख हेक्टर एरिया को समेटेगी। क्योंकि अब हमारे देश में पानी की कमी होती जा रही है, बारिश का अनुपात सही नहीं है, और सबसे पहले कि नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ है। अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो सभी स्टेट्स में, काफी स्टेट्स में पानी पहुंचेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि नर्मदा नहर का पानी जब कच्छ के एरिया में पहुंचा गुजरात में, तो आज आप देखिए कि खेती की शक्ल बदल गई, सूरत बदल गई, और खेती जो है वो अब पूरी तरह वहां बारिश पर निर्भर नहीं है। और जैसे कि अभी जीरे की फसल थी, रबी में कैस्टर की हुई है, उनको पानी पर्याप्त मिला है। अगर पानी को हम इस तरह से विस्तार देने लग जाए या माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाते हैं, जो कि अब गवर्नमेंट का लक्ष्य है, इसको बढ़ेगा। दूसरा, स्वतंत्र जी क्या है कि जो एफपीओ बने हैं, देखिए एफपीओ 5,000 की संख्या है, और सरकार ने अभी कहा कि बजट में 1,000 एफपीओ और बनाए जाएंगे। उससे किसान जुड़े हैं, ट्रेडर नहीं जुड़ा, उससे कोई आम आदमी नहीं जुड़ सकता, किसान जुड़े, और किसान अपने प्रोडक्ट को उनके माध्यम से बेच रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको कि हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई जगह धान की खरीद एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीद रही थी। अचानक एक बड़ी कंपनी ने हालांकि ये कहा कि जो रेट है उससे हम 1,200 रुपए क्विंटल, यानी कई गुना अधिक पैसा देके हम आपका धान खरीदना चाहते हैं। और 1-2 एफपीओ ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बड़ी मात्रा में उस कंपनी को उन्होंने धान बेचा, पैडी। तो जब उनको किसानों को तो एमएसपी से अगर 1,200 रुपए क्विंटल अधिक मिल रहा है, तो सर किसान विरोध क्यों करेंगे? महाराष्ट्र के कई एरिया में अब ये खबरें खुद आ रही, जबकि देखिए महाराष्ट्र में कोई भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत है। एफपीओ जो है वो शक्ल बदलेंगे। देखिए छोटे किसान के लिए उसमें जबरन नहीं है जुड़ना, न छोटे किसान को वो भी स्वतंत्र है कि चाहे अपना प्रोडक्ट मंडी में बेचे, चाहे वो मंडी के बाहर बेचे। अगर मान लीजिए मंडी के बाहर अभी कई किसान बेच रहे थे कोरोना काल में, मैंने खुद देखा है उसमें अलग अलग फसलें, तो उनका ये कहना था कि भाई आप हमारे खेत पे आओ, अब माल तोलो और ले जाओ। न तो किसान को उस माल को मंडी तक लाने का पैसा देना पड़ा, न टैक्स हुआ, वहां से वो जो भी कंपनी ने या जिस भी फर्म ने माल खरीदा उसने अपनी लायबिलिटी पूरी करी और अपनी फैक्ट्री तक प्रोसेस करने के लिए या बेचने के लिए उस प्रोडक्ट को ले गए। तो सर किसानों के साथ कोई जबरन नहीं है। वो पहले भी ये नियम था कि वो चाहे बाहर बेचे, भाई उसका अपना उत्पाद है, वो चाहे बाहर बेचे चाहे मंडी में बेचे, कंपलसरी नहीं है कानूनन डंडा लेके कि आपको मंडी में माल बेचना ही पड़ेगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है सर। ये मतलब वो अपना प्रोडक्ट, मैं कई किसानों को जानता हूं जो ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, वे अपना प्रोडक्ट खुद ही बेचते हैं, खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं। वहां तो कोई कानून आड़े नहीं आया कि आप मंडी में बेचो। मंडी में है कि व्यापारियों की जो बात आती है, भाई उनको आढ़त कमीशन जो मिलता है, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने कुकरखेड़ा मंडी में हाल ही में देखा है सर, इसी बार कि मूंगफली के वजन को उन्होंने कम बताया कि नहीं 300-300 ग्राम का या इतने किलो का हम कम देंगे। क्यों भाई कम क्यों दोगे? कांटा इलेक्ट्रॉनिक है ना। पर बोलते नहीं नहीं इसमें ये छीजत होती है, इसमें ये होता है। ठीक है, मॉइस्चर का पैसा काट लीजिए, लेकिन उसमें भी काटा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कट टू कट उनको आप पैसा दीजिए, और किसान पर सर ये निर्भर है कि वो फैक्ट्री में बेचे, चाहे वो खुद उसको प्रोसेस करके और प्रोसेस फूड बेचे, ये किसान पे छोड़ देना चाहिए। किसान कानून की अगर हम बात करें, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, वो मैं भी कहना चाहता हूं कि जैसे किसानों के मामले उन्होंने कहा कि एसडीएम तय करेगा। सर आप गूगल सर्च करिए, एसडीएम की रिश्वत के मामले, हजारों मामले आपको गूगल में दिखाई देंगे। किसान को ये कहिए कि भाई तू निचली कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, अगर उसकी फसल खरीदने या उसके पेमेंट में विवाद होता है। किसी भी कंपनी के साथ, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी खरीदती, विवाद होता है, एसडीएम को अकेले को फैसला करने का अधिकार देना, ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।
एसडीएम तो मान लीजिए कल किसी कंपनी से मिल गया और पैसा ले लिया और उसने फैसला किसान के पक्ष में दी दे तो किसान तो रो धो के चुप हो जाएगा। ये गलत है। इस कानून में ये सुधार अगर कर देती है केंद्र सरकार तो उसके बाद ठीक है, किसान अपना माल कहीं भी बेचे, उसके लिए उसे स्वतंत्र ही होना चाहिए। और एमएसपी की बात होती है सर, तो आज कॉटन के भाव अगर हम देखें सभी मंडियों में, उत्तर भारत हो चाहे तेलंगाना हो आंध्र प्रदेश हो, सब जगह सीसीआई अब कॉटन नहीं खरीद पा रही है क्योंकि भाव एमएसपी से बहुत ऊपर है। जब एमएसपी से ऊपर है तो किसान अपने आप ही खुले बाजार में बेच रहा है और उसे छूट है। सीसीआई ने ये नहीं कहा कि भाई जो आप हमें रोजाना 1.5-2 लाख कॉटन बेच रहे थे हमें क्यों नहीं बेच रहे हो। फिर भी सीसीआई 25-30 हजार गांठ ऐसे गांवों में खरीद रही है जहां पर एमएसपी से कम प्राइस उनको मिल रहा है। तो देखिए जब आज गेहूं और जो धान है सर, अगर वो गवर्नमेंट नहीं खरीदती ना तो ये बिल्कुल निचले भाव पर बिकता। वहां पर मंडियों में व्यापारी न तो इतनी क्वांटिटी में इतना पैसा देके माल ले सकते थे और न उन्हें एमएसपी प्राइस दे सकते थे। आप स्वयं एक पत्रकार हैं, रोज खबरों में देखते हैं कि गेहूं और धान की खरीद गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पे की है। बाकी जो फसलें जिसमें कॉमर्शियल फसलें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उन्हें एमएसपी उनके बारे में नहीं करी गई है। जिनके बारे में डिक्लेयर नहीं है उन पे आप गवर्नमेंट से बात करो या उनसे ऊंचा प्राइस मिलता तो क्यों बेचेंगे। आज जीरे की लागत अगर 9,000 रुपए क्विंटल बिकता है जीरा तो किसान को उसमें पड़तल बैठती है, लेकिन जीरा ऑलरेडी 135 रुपया किलो बिक रहा है, यानी 13,500 बिक रहा है, जबकि कॉस्ट आती 9,000 रुपया। तो किसान एमएसपी की मांग भी नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि ऑलरेडी एमएसपी से ऊपर बिक रहा है तो मैं बेच रहा हूं। तो ये किसान को छूट होनी चाहिए। केवल एसडीएम वाला जो नियम है जो न्याय करेगा वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। स्वतंत्र जी ये मैं कहना चाहूंगा। रामपाल जी संक्षेप, जब आपको एमएसपी के ऊपर दाम मिलते हैं तब तो आप सरकार को भूल जाते हैं, जब आपको एमएसपी नहीं मिलती तब आप कहते हैं कि हमें एमएसपी दीजिए। और आप बेसिकली वो फसलें उगाते हैं, जब पंजाब और हरियाणा की बात करें कि जिनमें आपको आपकी क्वालिटी गेहूं की है नहीं, क्योंकि अगर एमपी की बात करें तो एमपी में तो गेहूं के रेट ऑलरेडी एमएसपी से ज्यादा है। एमएसपी की सर्वाधिक गेहूं है, जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है वो पहले से एमएसपी से ज्यादा बिक रहा है। आपके पास गेहूं की क्वालिटी है नहीं और आप कहते हैं कि एमएसपी से ज्यादा एमएसपी दो, एमएसपी से ज्यादा खरीद करो, तो ये कैसे पॉसिबल है। आप एक तरफ तो जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको उपज का वैसा दाम मिले जैसा आपकी क्वालिटी नहीं है। स्वतंत्र जी, सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, औसत उचित गुणवत्ता इसका भी निर्धारण करती है और इसको कहते हैं एफएक्यू। तो एफएक्यू से नीचे तो कोई भी अनाज एमएसपी पे खरीदा ही नहीं जाता। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने औसत उचित गुणवत्ता का निर्धारण किया है उसका जो अनाज है उसको सरकार खरीदे, उसके नीचे खरीदे हमने कभी नहीं कहा। इसलिए आज भी किसान की मांग है कि जो आपने एफएक्यू तय किया है उस एफएक्यू के अनुसार अपना माल खरीदे। और राजस्थान में अभी वो जो एफएक्यू का गेहूं है वो बिक रहा है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1,925 रुपए क्विंटल। इसलिए एक ही क्विंटल पर 300 रुपए से अधिक का घाटा गेहूं पर है। यही स्थिति बाजरे की है राजस्थान में। बाजरा का जब हमने बीज लिया था उस समय 1 किलो के हमने दाम दिए थे 350 से लेकर 550 रुपए तक, और जब हम बाजार में बाजरा बेचने जा रहे हैं तो 1 किलो का हमको मिल रहा है 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए और उसका एमएसपी है 2150 रुपए प्रति क्विंटल। तो 2150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी होते हुए भी एफएक्यू का बाजरा किसानों को बेचना पड़ रहा है 1,000 रुपए घाटे में। इसी ढंग की कपास की स्थिति है। अभी मैं भीलवाड़ा, चित्तौड़ वहां जाकर आया हूं जहां कपास की दुर्दशा है। 1 क्विंटल पर 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक का घाटा किसानों को उठाना पड़ रहा है, तो भी वहां सीसीए उसको खरीद नहीं पा रही और खरीदने में गड़बड़ बहुत है। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो खरीद है ये स्वस्थ हो, अच्छी हो, गुणवत्ता की हो। हमारा ऐसा कभी कहना नहीं है कि गुणवत्ता से नीचे भी आप ले, हम गले थोड़े पड़ रहे हैं किसी के। ये तो जो भारत सरकार ने तय किया है उसकी बात है। तो जो भारत सरकार तय करती है वो तो खरीदे, और भारत सरकार कहती है इसका न्यूनतम दाम देंगे तो वो न्यूनतम तो दो। आज
बाजरा 1 क्विंटल की लागत राजस्थान में 1550 रुपए है और किसान को बेचना पड़ रहा है 1200-1300 रुपए। तो ये उसको लागत भी वापस अपनी जेब में नहीं आ रही, ये व्यथा है किसानों की। इसलिए एमएसपी खरीद, आपने कहा कि किसानों में खरीद में गड़बड़ी होती है, किस तरह की गड़बड़ी होती है? अभी जो सीसीए खरीद रही है वहां उनकी मनमर्जी है, उसके नॉर्म्स क्या है, एफएक्यू क्या है, उसका बोर्ड भी खरीद केंद्र पर नहीं लगाया, किसानों की मांग को उपरांत भी। इसलिए उनके जो अनुकूल हो उसका माल तो वो खरीद लेते हैं, बाकी का नहीं खरीदते। बाकी किसानों का जिन्होंने माल नहीं खरीदा उन्हीं किसानों को अपना माल 1500 रुपए प्रति क्विंटल घाटे को उठाकर बेचना पड़ा। और जो उन्होंने खरीदा था, हम दोनों के हमने कंपेयर किया है, जो उन्होंने खरीदा वो माल इंफीरियर था और जो बाजार में बिका वो सुपीरियर था। तो सुपीरियर को भी नहीं खरीदते और उसमें हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। इसलिए ये जो इनकी स्थिति है सीसीए की, और वहां कोई सुनने वाला नहीं, ऐसी जो स्थिति है, इस कारण से कपास के किसान को अपना कपास उसकी जो लागत आई उससे भी कम दामों में बेचना पड़ा, ये हमारी व्यथा है। इसलिए एमएसपी किसानों को मिले, इसके लिए खरीद की गारंटी का कानून हो, यही तो हमारी मांग है। यदि गारंटी का कानून होगा तो ये गड़बड़े नहीं होगी। बाबूलाल जी थोड़ा संक्षेप में बताएं कि उन्होंने कहा कि जो खरीद एजेंसियां हैं वो गड़बड़ माल तो खरीद लेती हैं, अच्छा माल छोड़ देती हैं, तो इसकी कैसे आप जो है ना कह रहे हैं कि आप एमएसपी खरीद करिए, क्योंकि गड़बड़ माल तो मंडियों में खरीद लेते हैं लोग तो? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये ठीक है, अगर कोई गुलाबपुरा, चित्तौड़ और इधर कोई माल कॉटन का खरीदा होगा सीसीआई ने, परंतु पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर की मंडियों में इन्होंने कोई माल नहीं खरीदा। पहली बात तो ये है, कॉटन की वहां भी यही स्थिति रही। और ये जो कमल जी अभी कह रहे थे तो उनका ज्ञान पूरा नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसलिए यहाँ भी स्थिति वो की वही रही कि 1000-1500 रुपए नीचे ही बिका। क्योंकि मार्केट तो विश्व मार्केट तय करता है, मार्केट में तो वो भाव मिलेगा जो विश्व में होगा, वहां से एमएसपी थोड़ी मिल रही है, वो कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी बैठ करके व्यापारी थोड़ी दे रहा है। अब जहां तक बात है मंडियों की, वो कह रहे थे कि 300 ग्राम की बात, तो उनको शायद ये भी ख्याल नहीं है कि मंडियों का प्रशासन आज की तारीख में किसान ही चलाता है। अध्यक्ष किसान है वहां पर और किसान के डायरेक्टर्स होते हैं, बैठ करके नियम बनाते हैं, मोस्टर का है तो मोस्टर का नियम बनाते हैं, ये सारे नियम वो किसान बनाते हैं, इसमें व्यापारी का कोई लेना देना नहीं है। जो इस तरह की अधूरी बातें, अधूरा ज्ञान लेकर के जो दुष्प्रचार किया जाए मंडियों के लिए, वो गलत है। दूसरी बात यह है कि बहुत पहले से भी किसान स्वतंत्र था, अपना माल कहीं में ले जाके बेचता था, कोई रोक टोक नहीं थी उसको किसान के लिए। तो अभी आज उसमें नया क्या किया? और दूसरी बात यह है कि अगर मंडी को खत्म कर देंगे तो जो बाहर जो माल बेचने जाएगा, ये कह रहे थे कि बाहर माल बिक रहा था, अगर ये मंडियां खत्म कर दीजिए फिर जो माल बिकेगा और माल कौन लेगा, उसका निर्धारण मूल्य का कैसे होगा, ये सब बातें क्या अंधेरे में ही रहेगी। तो ये उजाला खत्म कौन कर रहा है? लेकिन मंडियां कैसे खत्म हो रही है? उजाला हो रहा है। तो मंडियां इसलिए खत्म होगी कि मंडी में तो टैक्स देके खरीदो और मंडी के बाहर बिगर टैक्स से खरीदो, तो 3.5% का चक्कर जो पड़ता है, वो चक्कर तो मंडियों को खत्म ही करेगा। वो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार तो 10-10 रुपए पे चलता है, 5-5 रुपए पे चलता है। ये तो 3.5% का मतलब हो गया 100 रुपए क्विंटल पे। कोई मार्केट चलेगा क्या? कैसे चलेगा? नहीं तो किसान को कोई रोक थोड़ी आप बता रहे थे, किसान पे कोई रोक थोड़ी है, वो चाहे तो मंडी में आके बेचे, मंडी तो रहेगी ना। नहीं, देखिए किसान कैसे बेचेगा? 3.5% घाटा दे करके बेचेगा क्या? कोई भी नहीं बेचेगा किसान। क्या पर बाहर उसकी क्या होगी, बाहर की स्थिति क्या होगी, वो किसान अच्छी तरह जान गया। और ये जो एजिटेशन चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि वो जानता है कि मंडियों को अगर बर्बाद कर दिया और बाहर हमारे जो माल बेचने जाएंगे, वो माल की स्थिति हमारे खरीदार क्या करेंगे। वो आज जो आपने एक उदाहरण दिया उन्होंने कि फलानी कंपनी आई और उसको ज्यादा दाम दे दिए, तो भैया माल तो बहुत पड़ा हुआ है, अभी भी ले लो। अगर वो इतना ही ऊंचे भाव में क्यों लेता है, भाव में ही ले लो। उसी क्वालिटी का भाव पंजाब में पड़ा है, उसी क्वालिटी का भाव अभी इसमें आगे हरियाणा में पड़ा है, मेरे तो समझ के बाहर पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनियां अब अपने क्योंकि उनके तो कोई फर्क पड़ता नहीं है 1500 करोड़ रुपए का, वो इस तरह का अनावश्यक भाव इधर उधर करके ये मंडियों को बर्बाद करने के लिए मोदी साहब के पीछे पड़ी हुई है।
और मोदी साहब उसी अनुसार अपने कानून बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। स्वतंत्र जी एक मिनट, स्वतंत्र जी, राजस्थान में 2.60 रुपया क्विंटल टैक्स है कृषि सेस के साथ, हरियाणा में 50 पैसे और गुजरात में 50 पैसे। राजस्थान में आंदोलन हुआ था, हरियाणा में सिर्फ 2 चीज पर है, खाली कॉटन और चावल पर, बाकी सब पर 2.5% राजस्थान में सब पर 2.5% है। तो बाबूलाल जी राजस्थान में कृषि सेस लगा, पंजाब में 2.5% और 2.5% है, और हरियाणा आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, पहले राजस्थान में कृषि सेस इतना ज्यादा है, उसके बाद मंडियों में हड़ताल हुई थी कि भाई मंडियां बंद करी गई थी और आंदोलन हुआ कि ये कृषि सेस वापस लिया जाए। कृषि सेस स्वतंत्र जी अभी लागू है और हड़ताल खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया। आप जैसे आज मान लीजिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर लें, तो यहाँ की मंडियों ने अनिश्चितकालीन बंद क्यों नहीं किया? फिर आप कर देते कि हमें नहीं चलानी है। सर इनकी वजह से जो जोधपुर से आगे का जो भी धोरी मन्ना वगैरह सारी बेल्ट है, बाड़मेर सारा जीरा ऊंझा बिकने जाता है, ये सब गोल ऊंझा बिकने जाता है, वहां की जो मेथी वगैरह दूसरी फसलें होती है ऊंझा बिकने जाता है, क्यों? वहां टैक्स कम है। और ऊंझा के अंदर स्पेशल ई जीरा मंडी बनाई गई थी, लेकिन वहां जीरा उतनी क्वांटिटी में नहीं आता, उसके प्राइस वहां बेटर मिलते हैं। राजस्थान के व्यापारियों की सर बात है, किसानों की कहते हैं ना कि मंडी में बेचने क्यों नहीं आता, तो फिर मंडी वालों ने हड़ताल क्यों नहीं करी कि टैक्स हटाओ? अशोक गहलोत सरकार पे दबाव लाना चाहिए था कि आप टैक्स को खत्म करिए, 50 पैसे कर दीजिए टैक्स। प्रोफेसर नहीं हो रही है, बराबर नहीं है। प्रोफेसर क्यों बोल रहे हो आप? आपके कहने से एजुटेशन थोड़ी चलेंगी, एजुटेशन तो व्यापारी खुद तय करेगा अपना कि किसका एजुटेशन करना है किसका नहीं करना है। प्रोफेसर सिंह, मैं आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? जी मैं सुन पा रहा हूँ। प्रोफेसर सिंह, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से पहले मैं संक्षेप में 1 मिनट बताएं कि जो एमएसपी आपको लगता है कि लीगली पॉसिबल कहीं किसी देश में कहीं ऐसा है कि एमएसपी का कानून का गारंटी हो? एमएसपी की स्थिति क्या है? स्वतंत्र जी, किसी भी बाजार के अंदर किसी वस्तु की कीमत की गारंटी कोई भी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हमेशा कीमतें मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करती हैं। जहां तक मंडी टैक्स की बात है, ऑलरेडी ये बात कही जा चुकी है कि जो बाहर मार्केट होंगे उनमें और मंडी टैक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। ये एक मिसकंसेप्शन चल रहा है इस समय कि ओपन मार्केट में और ईपीएमसी मार्केट में टैक्स का वो रिजॉल्व इशू बहुत पहले हो चुका है। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूँ कि जब बाजार राजस्थान में नहीं बिक रहा है एमएसपी के ऊपर, तो क्यों सरकार को आप पुश कर रहे हैं? आप सरकारें एमएसपी डिक्लेयर कर सकती हैं, लेकिन कोई सरकार एमएसपी पर 100% प्रिक्योरमेंट नहीं कर सकती। केवल वही प्रिक्योरमेंट कर सकती है जितनी सरकार को आवश्यकता है। ये आप बढ़ाते जाइए एमएसपी को, एमएसपी कभी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, कोई भी गारंटी नहीं दे सकती कोई। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो बात करते हैं कि राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, मंडी टैक्स को लेकर क्या प्रावधान हो सकते हैं, इस पर ही बात करेंगे कि राजस्थान सरकार क्यों नहीं खरीद बढ़ाती है, इस पर ही बात करेंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। कोरोना ने बिगाड़ी अर्थव्यवस्था सारी, महामारी के बाद पहले बजट की बारी। क्या है सरकार की तैयारी? सरकार से राहत मांग रहे व्यापारी। क्या बजट से उतरेगी महंगाई की खुमारी? बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी। कैसा होना चाहिए बजट? पत्रिका टीवी करेगा पड़ताल। देखिए कैपिटल टॉक रोजाना सुबह 8:30 और रात 10 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में मंडी टैक्स के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि काफी अधिक है। जो सेस लगाया था वो सेस के कारण हमारे जो कई सारे जिन्स हैं जो राज्य के बाहर भी जा रहे हैं। तो रामपाल जी, हमें ये समझाएं कि आप केंद्र सरकार से तो मांग कर रहे हैं, लेकिन आप राज्य सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि वहां भी खरीद हो, वहां भी जो है ना
कृषि जो सेस है सेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो, तो राज्य सरकार का क्या क्या उम्मीद है राज्य सरकार के बजट से आपको? स्वतंत्र जी, हमने तो राज्य सरकार से मांग की हुई है कि सरकार जैसे अस्पताल चलाती है, न्यायालय चलाती है, वहां किसी भी प्रकार का टैक्स या शुल्क नहीं लिया जाता उनके लिए, इसी ढंग से मंडियों को भी चलाए। जब केंद्र सरकार ये कानून ला रही है कि प्राइवेट मंडियों में किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा, तो आप जो सरकारी मंडियां उनको भी शुल्क मुक्त करो, और वो जो शुल्क का घाटा है वो केंद्र सरकार भरपाई करे, और राज्य सरकार अपने बजट में मंडियों को चलाने के लिए जैसे अस्पताल में प्रोविजन करती है पैसे का, उसी ढंग से मंडियों को चलाने के लिए बजट में प्रावधान करे। बजट के प्रावधान से चले मंडियां। अभी तक तो किसानों के उपजों पर बेचने पर जो शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क के आधार पर वो है तो सुविधा के लिए, लेकिन वो शुल्क को ये ट्रीट करते हैं एज ए टैक्स इनकम। तो टैक्स इनकम के नाते जो ट्रीट करते हैं, इसे बंद करें प्लीज। और हमने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मंडियों को बनाओ शुल्क मुक्त, किसी भी प्रकार का शुल्क सेस नहीं, और मंडियों में व्यापार होने दो, फिर बराबर का कंपटीशन होने दो, बाहर वाला भी आए अंदर वाला भी आए, तो अपना आप ही कोई मंडी समाप्त नहीं होगी। यदि भेदभाव रहेगा कि एक मंडी में आप उसको शुल्क मुक्त करोगे, एक मंडी में राज्य के कानून लागू नहीं होंगे, एक मंडी में सुविधाएं अलग ढंग की होगी, तो भाई जहां मंडियों में छूट दी जाएगी वही मंडी पनपेगी, और जो मंडी में छूट नहीं है वो डूबेगी। इसलिए आप दोनों को मत डुबो भाई। आपका इनको काम ये करो कि ये जो मंडियां है जिनको किसान चलाते हैं, किसानों की मंडियां हैं, इन मंडियों को शुल्क मुक्त करो। इसलिए शुल्क नहीं, मंडी चलेगी अब बजट के प्रावधान से, बजट का जो आवंटन होगा उससे, तो बजट में करो आवंटन। एक बात हमने कही है। दूसरा हमने कहा है अभी जो अपनी भैंस आई उसमें उस भैंस में ये बात आ गई, जीरा भी आ गया, मसाले भी आ गए, उनका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। तो जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है उनकी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद हो ही नहीं सकती। इसलिए जिन उपजों का न्यूनतम समर्थन घोषित है, जैसे बाजरा, उसकी खरीद ये काम है राज्य सरकार ये काम कर सकती है, क्योंकि केंद्र को राज्य का एजेंसी बनाया हुआ है। यदि राज्य खरीद नहीं करे तो केंद्र प्रावधान करे कि वो सीधी भारतीय खाद्य निगम से अपने केंद्र खुलाकर बाजरे की खरीद करेगी। इसलिए दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो दोनों से हमारा कहना है प्लीज गड़बड़ मत करो। केंद्र भी खरीद सकती है बिना राज्य सरकार की एजेंसी बनाए, और राज्य भी खरीद सकती है। जब हरियाणा खरीद सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं भाई? तो आप खरीदो ना। तो खरीद का जो काम है ये राज्य सरकारों का है। न मक्का खरीदे, न ज्वार खरीदे, न जौ खरीदे, न बाजरा खरीदे, और एमएसपी घोषित। तो ये तो निरर्थक है भाई, आप क्या घोषित कर रहे हो? और जहां तक ये बात है, क्या बताएं? नहीं, चलिए मैं एक सवाल यहाँ बस एक सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। पहली बात तो बार बार मंडी टैक्स की बात की जा रही है कि दोनों में अलग अलग है। मंडी टैक्स दोनों में अलग अलग, सरकार बहुत पहले क्लियर कर चुकी है कि मंडी टैक्स का इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। प्राइवेट में और सरकारी कृषि उपज मंडी में कोई काम नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, नंबर एक। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि सरकार सारा बाजरा खरीद ले, सारा मक्का खरीद ले, सारा गेहूं खरीद ले, सारा गन्ना खरीद ले, सारा मसाला खरीद ले, कहाँ लेके जाए उसको? सरकार कहाँ लेके जाए उसको? मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि सरकार अपनी मंडियों में अपने गोदाम भरने के लिए अनाज परचेज करती है, सरकार उसको लेके कहाँ जाए? हम कहीं भी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी वक्ता ने कहा था कि लागत बहुत ज्यादा है और कीमत कम आ रही है बाजरा की, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बाजरा की, गेहूं की, किसी चीज की लागत ज्यादा क्यों है? उस लागत के हिस्से पे कोई नहीं जाता है कि किसान ने सारा मैकेनाइजेशन जब कर दिया है तो जो किसान का लेबर था, जो फैमिली का लेबर था, वो कहाँ यूज हो रहा है? नंबर एक। दूसरी बात, मैं एक और बात करना चाहता हूं कि क्या किसान केवल खेती से ही या उसके अतिरिक्त जो किसान के पास काम है, पशुपालन है, फसलों में वैल्यू एडिशन कैसे हो, मैं खुद का काम खुद कैसे करूं, इन चीजों पे मुझे जोर देना पड़ेगा। जहां तक लागत जब तक नहीं घटाएंगे उस समय तक किसी भी हालत में किसान का मुनाफा नहीं बढ़ सकता, घाटे का सौदा ही रहेगा।
आप एमएसपी 5 गुना बढ़ा के कंपलसरी कर दीजिए, बाजार में सामान नहीं बिकेगा। हम फिर भूल जाते हैं इस बात को कि WTO कंडीशंस के हिसाब से हमारा अनाज इंपोर्ट करना किसी कंपनी को यहाँ आने से हम रोक नहीं सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका सामान महंगा हो और विदेश का सामान यहाँ सस्ता बिकना शुरू हो जाए। वो समस्या सरकार किस लेवल पर डील करेगी मेरे समझ में नहीं आता। अगर कोई किसी के समझ में आता है वो जवाब दे सकते हैं। सर लेकिन प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि फिर एमएसपी की घोषणा क्यों होती है अगर एमएसपी नहीं कर सकते? सुदन जी, मैं वापस बताता हूँ, एमएसपी की घोषणा केवल सरकार जो अपना बफर स्टॉक के लिए करती है। ये जिस दिन से एमएसपी का कंसेप्ट आया उसी दिन से बना हुआ है कि ये सरकार की खरीद की कीमत है। सरकार फसल बोते समय ये कहती है कि सरकार प्रिक्योरमेंट के लिए अपने FCI गोडाउंस के लिए जो भी अनाज या सामान परचेज करेगी उसकी कम से कम कीमत ये होगी। ये मार्केट रेट नहीं है। इसको एक मिसकंसेप्शन कर दिया है कि एमएसपी मार्केट रेट है। एमएसपी सरकार का रेट है और मार्केट रेट डिमांड सप्लाई में जुड़ा हुआ है। बाबूलाल जी, तो आप लोग क्यों नहीं खरीद करते हैं एमएसपी? अगर आपको एमएसपी आपको अगर ठीक लगती है कि सरकार चाहते हैं कि एमएसपी हो, मंडियां हो, तो क्यों नहीं? देखिए, मैं एक निवेदन करूं। अभी जो मेरे पूर्व वक्ता थे वो एक बात तो ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने मंडी के बाहर और मंडी के अंदर एक ही दर कर दी, तो पहले तो इससे सुधार कर लें। केवल उन्होंने 3-4 बार न्यूज में जरूर कहा है तोमर जी ने, और मेरी मीटिंग में भी कहा है, परंतु अभी कहीं भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट पर नहीं है, कागज पर नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट आएगा जिस दिन समझौता होगा। ये हमारी डिमांड आएगा। कि हमारी डिमांड थी कि भाई आप है ना, एक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ये निर्देश दे दे कि बाहर भी एक विभाग में आप मंडी टैक्स नहीं लगाएंगे और अंदर भी मंडी टैक्स नहीं लगाएंगे, और उन्हें जो भी उनकी जो छूट है, जो उसका मेंटेनेंस का खर्चा है, वो केंद्र सरकार दुनिया भर के और जो चीजों में भरती है उसी तरह से भर ले। परंतु अभी तक इस बारे में किसी भी तरह का कोई कानून में संशोधन या कोई जैसे समझने की नीति नहीं बनी है। और दूसरी बात यह है कि जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में भी हम 1,45,00,000 टन तेल आयात कर रहे हैं, और वो भी खाने का तेल। और हम बार बार उनको ये कहते हैं कि साहब आप ऐसी नीतियां लेके आइए ताकि हमारी उपज बढ़े। आज सरसों की जो हम बराबर बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में आज 35 लाख टन सरसों पैदा होती है। यही सरसों अगर कोई थोड़ी किसानों को प्रोत्साहित करे तो 70 लाख टन पैदा केवल राजस्थान पैदा कर सकता है। जो 14 लाख टन तेल देता है राजस्थान, वो 28 लाख टन तेल देने की स्थिति में आ जाएगा। तो देखिए, ये खाली बातचीत करने की बातें नहीं है। किस तरह का प्रोत्साहन चाहते हैं आप? बजट आने वाला है, किस तरह का प्रोत्साहन चाहते हैं? देखिए, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अब राजस्थान में हमने साफ कहा है कि भाई आपको अगर कोई मेंटेनेंस चार्जेस लगाने हैं तो 8 आना सैकड़ा आप लगा लीजिए। बाकी ये जितना कृषक कल्याण फीस है, मंडी टैक्स है, ये सारा समाप्त कीजिए, तभी मंडियां चल पाएंगी। और किसान को जो आप बराबर आश्वस्त कर रहे हैं कि हम किसान की रक्षा करेंगे, वो रक्षा तभी हो पाएगी। ये हमने राज्य सरकार से पूरी मांग कर रखी है और हमारा दबाव भी इस पर पूरा बना हुआ है। कृषक कल्याण फीस जो उन्होंने बनाई है वो समाप्त होनी चाहिए, और मंडी टैक्स जो 1.60 है वो घट करके 8 आने सैकड़ा हो जाना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिक मंडियों की मेंटेनेंस चलेगी। नहीं सर, आपने कहा कि सरसों की खेती बढ़ सकती है राजस्थान में, तो किस तरह का प्रोत्साहन चाहते हैं आप? आपने कहा कि देखिए, राजस्थान में सरसों की खेती के लिए ये जो अभी एक उदाहरण दे रहे थे कि माइक्रो की सिंचाई के लिए उन्होंने प्रावधान किए हैं। उस माइक्रो सिंचाई को हमारी जो शेखावाटी बेल्ट है, जो हमारी बाड़मेर और जैसलमेर की बेल्ट है, मेहरबानी करके उस फंड को इधर डाइवर्ट कर दीजिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी ये पूरी स्टडी है इस संबंध में। हम लोग न केवल 70 लाख टन बल्कि 100 लाख टन सरसों केवल राजस्थान पैदा कर सकेगा। लेकिन आपको फिर आप कहेंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, आपको एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे क्या उसके बाद? देखिए, ऐसा है, एमएसपी का मुद्दा तो अगर एमएसपी का मुद्दा इसलिए उठाया जाता है बार बार, मेरा एमएसपी का मुद्दा नहीं है, मेरा तो किसान संरक्षण का मुद्दा है। किसान को हर हालत में संरक्षण देने का दायित्व वेलफेयर गवर्नमेंट का होता है, वो उनको करना चाहिए। मेरा मुद्दा नहीं है कि मैं एमएसपी के माल, मैं तो विश्व बाजार के अनुसार माल विक्रय करने का हामी हूँ। अगर सारी नदियों को जोड़ दिया जाए या पानी की व्यवस्था की जाए तो बेशक अकेला राजस्थान ऐसा राज्य है
जो कई फसलें इतनी बड़ी पैदा कर सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी खिला सकता है। हम एक उदाहरण में मूंग की बात करें तो मूंग पिछली क्रॉप में कई जगह फेल हुआ, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लेकिन राजस्थान ने उसकी भरपाई की और हमें आयात कम करना पड़ा। राजस्थान का किसान देखिए मेहनती है, वो आत्महत्याएं नहीं करता। राजस्थान का किसान की कभी आपने नहीं सुनी होगी, राजस्थान का किसान जो है वो जमीन का ऐसा आदमी है कि जो कष्ट सह लेता है लेकिन वो सुसाइड नहीं करता। आप महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर एक राज्य के आंकड़े उठा के देखिए, वहां किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे अधिक आते हैं। राजस्थान के किसान ऐसी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है जो स्वयं सूखी है, जिसकी वजह से उसने अपने को जिंदा रखा और मेहनत करता है। अब बात है राजस्थान सरकार की, तो देखिए पानी को लाने या पानी न होने की स्थिति में डीप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पर केंद्र सरकार के अलावा राजस्थान सरकार को बजट देना चाहिए। जैसे हम देखें कि इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद जैसलमेर के कई एरिया में मैंने देखा है कि वहां एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पानी अगर किसान को मिल जाए तो हर फसल को आसानी से पैदा कर सकता। गंगानगर की हम बात करें, वहां नहरों में पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर में आता है। जहां जहां ऐसी फैसिलिटीज है वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तेल पर हम इतना बड़ा रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं। तो तेल अगर तिलहन भारत में पैदा होने लग गया, जैसे इस बार देखिए आप मूंगफली बहुत अच्छी पैदा हुई है, सरसों की फसल 85 लाख टन से अधिक आने की उम्मीद है, जिस तरह मौसम और चीजें साथ दे रही है। अगर ये सब बढ़ जाए तो हिंदुस्तान को तेल इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा शायद। रामपाल जी, कमल जी कह रहे हैं कि आप लोग एमएसपी पे अड़े हुए हैं, एमएसपी की चिंता छोड़ के क्वालिटी सुधारें अपनी। अगर क्वालिटी सुधारें तो आप क्वालिटी की दिशा में बात करें कि हमें ये चाहिए, हमें सरकार से जिन चीजों की मांग है वो बात करें। आप भाव पे अड़े हुए हैं लेकिन क्वालिटी की बात मुझे आवाज नहीं आ रही है तंत्र जी। हाँ सर, मैंने पहले भी कहा है कि हम बिना क्वालिटी की अनाज की एमएसपी की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन माननीय शास्त्री जी ने, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, ये देश की खाद्य सुरक्षा का विषय है, इसलिए हम इसको लागू करेंगे। और उस समय इसीलिए एमएसपी शुरू हुई कि जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी उसका खर्चा तभी मीट आउट होगा जब किसान को एमएसपी दी जाएगी। तो एमएसपी का जो कंसेप्ट आया वो वहां से शुरू हुआ और उसी कंसेप्ट के अनुसार ये निरंतर आगे बढ़ा। आज भी केंद्र सरकार की जो संसद में उत्तर दिए गए उनमें लगातार उत्तर यही है, हम किसानों को एमएसपी से कम दामों पर फसल बेचने के लिए विवश नहीं होने देंगे। यही तो हम कह रहे हैं। जो भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार अपने कथनों की पालना करे, अपनी कथनी करनी में अंतर को समाप्त करे, यही तो किसान मांग रहे हैं। इसलिए ये संरक्षण के लिए और 2018 में जो लाया गया प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, जिसमें 25% की खरीदी जाएगी दलहन और तिलहन की फसलें, 75% नहीं खरीदी जाएगी। 75% का एमएसपी खरीद किया, समाप्त किया। एक और तो हम बाहर से तेल मंगा रहे हैं, मत पैसा खर्च करें, 1 वर्ष में दे रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए। और इस देश के किसान को सरसों ज्यादा पैदा करे, इसके लिए उसको सपोर्ट नहीं दे रहे, इसलिए इसके लिए सपोर्ट दो। और इस सरसों के लिए, सरसों का जो एमएसपी है उसके लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने कहा है कि जो सरसों 35% के तेल अंश वाली है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जैसे जैसे तेल अंश बढ़ता जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता जाएगा। तो ये तो व्यवस्था है, ये आज भी लागू नहीं की। यदि लागू कर दे, अकेला राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरसों पैदा करने वाला आज भी है जो। और यदि ये स्थिति हो जाए, प्रोत्साहन मिले किसानों को, तो अकेला राजस्थान में यही सरसों का उत्पादन दोगुना हो सकता है। तो दोगुना उत्पादन करेंगे तो बाहर से तेल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबूलाल जी, लेकिन सरकार सरसों खरीद के क्या करेगी? अगर आपका क्वालिटी, आपकी सरसों अच्छी है तो तेल व्यापारी अपने आप खरीदेगा, तेल निकालेगा। आपको जो ना चिंता क्यों होती है बार बार की सरकार खरीद के करेगी क्या? नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार कहते हैं कि सरकार प्रोत्साहन चाहिए, तो किस तरह का प्रोत्साहन चाहिए, थोड़ा ये भी तो बताओ सरकार को। एमएसपी, सिर्फ एमएसपी के अलावा कोई मांग तो आप कर नहीं रहे।
आगे प्रश्न बाबूलाल जी से करेंगे, मेरे से कर रहे हैं? आपसे बोल रहा हूँ सर, आपसे बोल रहा हूँ। तो सुनो, हमने ये कहा पहली चीज 1964 में टी स्तम्भाचारी जो भारत के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत सरकार किसानों को 2 काम कर दे उनके लिए। पहला काम उनकी उपज के दाम दे दे, दूसरा काम उनके खेत से खरीद की व्यवस्था कर दे, तीसरा काम कुछ करने की जरूरत नहीं। कि हम कह रहे हैं यदि किसान को उसकी उपज का दाम सही मिल जाए तो किसान जैसे गेहूं के भंडार भरे ऐसे सरसों के भी भंडार भरेंगे और हर चीज के भंडार भर देंगे। इसलिए उसको कीमत तो मिले। आज तो सरसों को अपना खर्च कम कीमत में बेचनी पड़ रही है, इसलिए सरसों कम कीमत में नहीं बेचनी पड़े। अगर हर कारोबारी अपनी 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 प्रोडक्ट की दाम की सुनिश्चित मांग करने के लगे, हमारे दाम का प्रोडक्ट की मांग आप सुनिश्चित करें, हर कारोबारी अगर मांग सुनिश्चित करना शुरू कर दे, मांग करना, तो सरकार किस तरह से हर चीज खरीद सकती है? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि हर 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 कारोबारी कहे कि हमारी मांग दे, हमारा दाम दे, हमारा दाम दे? और फिर स्वतंत्र जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। स्वतंत्र जी एक मिनट। स्वतंत्र जी, महाराष्ट्र सरकार ने कहा गया है अगर किसी व्यापारी ने, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी इट इज प्रैक्टिकल, ये व्यावहारिक है, ये हो सकती है, ये निष्कर्ष है। और इस निष्कर्ष के अनुसार ही भारत के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने एक बार नहीं 3 बार ये रिकमेंड किया है कि इस एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये भारत सरकार की संस्था है, आपकी मेरी नहीं। और प्रतिवर्ष हर फसलों के दाम रिकमेंड करती है यही संस्था। ये संस्था 3 बार यूनानिमसली कह चुकी, तो वो स्टडी के आधार पर गई है, बिना स्टडी के आधार पर नहीं गई। इसलिए हम हवा में बात की बजाय तथ्यों में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये तथ्य है, आप जो भी पढ़ना चाहे उनकी रिपोर्ट कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की, तो पढ़ लें, उनका रिकमेंडेशन है, तो उनके रिकमेंडेशन के अनुसार ये जो भारत सरकार है उसकी कंप्लाई करे। उसकी कमल जी हमारे साथ कमल जी भी हैं, प्रोफेसर बीपी सिंह भी हैं। प्रोफेसर बीपी सिंह जी, कमल जी आप कुछ कह रहे थे, बताएं सर। देखिए, ऐसा था कि अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने एक बात कही थी व्यापारियों को, क्योंकि कुछ तुअर वगैरह वहां काफी कम भाव पे बिक रही थी। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एमएसपी पे खरीदा, अगर किसी व्यापारी ने किसानों से एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी तो उन्हें जेल होगी और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा मंडी का। तो व्यापारियों ने मंडियां बंद करी, किसानों के गवर्नमेंट के विरोध में उतरे और उन्होंने कहा हम एमएसपी पे नहीं खरीद सकते। तो भाई सरकार तो एमएसपी पे खरीदे, और व्यापारी किसान का माल जो किसान मंडी में लेकर आता है उसे वो एमएसपी पे खरीदने को तैयार नहीं थे। फिर आप भी एमएसपी पे खरीदो, अगर एमएसपी से प्राइस नीचे चल रहे हैं तो ये कानून दोनों तरफ होना चाहिए, सरकार भी खरीदे और व्यापारी भी मंडी में खरीदे एमएसपी पर। जब महाराष्ट्र के अंदर किया कि जेल जाने का प्रावधान होगा तो सारे व्यापारी हड़ताल पे उतर गए थे वहां पर। ऐसा नहीं हो सकता है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। अपना जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है उसको संशोधन लिया है, मे की जगह शैल शब्द कर दे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा, ये जो प्रसंस्करण की बात की जाती है इसके तो हम पक्ष में हैं, इसलिए हम तो चाहेंगे ये जो सरकारों ने औद्योगिक क्षेत्र बना दिए शहरों के आसपास, हम तो चाहते हैं हर गांव बने औद्योगिक क्षेत्र। इसलिए ग्रामोद्योग पन पे इस और सरकार ध्यान दे। इसको इन्होंने सरकार इग्नोर किया है, और इग्नोर करने से हमारे मोची का स्थान ले लिया बाटा ने और लुहार का स्थान ले लिया टाटा ने। तो लुहार को मारा और मोची को मारा, इन सब लोगों को जो मारने का काम किया है वापस वहीं से शुरू करे। लुहार को पनपाए, मोची को पनपाए, हमारी घानी को पनपाए। ये जो काम है ग्रामोद्योगों का, ये जो यदि शुरू हो जाए तो गांव वाला चाहता है वो क्यों सरसों बेचेगा, तेल के ज्यादा कीमत तो तेल ही बेचेगा। इसलिए हमारे तेल की जो इंडस्ट्री थी गांव में घानी, उसको सरकारों ने समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया औद्योगिक क्षेत्रों को, उसको वापस ले और ये प्रोत्साहन दे ग्रामोद्योगों को। तो ग्रामोद्योगों से अपनी बात शुरू करें, इससे रोजगार भी मिलेगा, खेती के भी दाम ज्यादा मिलेंगे। और तीसरा, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार का जो बजट आ रहा है इसमें जितनी जनसंख्या किसानों की है उसके अनुपात में बजट आवंटन करे कृषि क्षेत्र को,
तो कृषि क्षेत्र में जो निवेश की जरूरत है, जो सिंचाई की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत पूरी करें। यदि खेतों को पानी सरकार दे दे, ये पर्याप्त है, तो पानी देने के लिए बजट का उपयोग करे, ये हम चाहेंगे। इसलिए किसान को दो चीज चाहिए, उसकी फसल का दाम और खेत को पानी, फिर हम सब काम अपने आप कर लेंगे। कमल जी क्यों नहीं राज्य सरकार जो है ना, जो बार बार कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं अगर एमएसपी की सपोर्ट करती है तो कानून बना दिए कि एमएसपी खरीद करेगी। नंबर 2, जब पानी आपको क्या उम्मीद है बजट से, क्या चाहते हैं आप, संक्षेप में बताएं सर। देखिए, राजस्थान सरकार को बजट में जो कृषि सेस है और मंडी टैक्स है उसे कम कर देना चाहिए। 2 रुपए 60 पैसे प्रति क्विंटल के बजाय उसे निकटवर्ती राज्यों की तरह 50 पैसे तक उसे कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि राजस्थान में जो कृषि उपज पैदा होती है वो अन्य राज्यों में नहीं जाएगी और यहाँ की उपज यहाँ की मंडियों में आएगी, यहाँ के व्यापार फलेंगे फूलेंगे और मंडियों में भी कारोबार बढ़ेगा। दूसरी बात है कि जो मंडी टैक्स का पैसा आता है उसके अलावा सरकार और अपना पैसा थोड़ा लगा करके और मंडियों के विकास और किसानों के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को बढ़ाए। तीसरी बात है कि प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा दे किसानों के जरिए ही, ताकि किसान रॉ मटेरियल से अधिक है कि वे प्रोसेस फूड को निर्यात कर सकें या डोमेस्टिक मार्केट में बेच करके अधिक पैसा कमा सके। अब एक अलग बात आती है कि देखिए, किसानों को जो नगद सहायता दी जाती है, चाहे प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत 6,000 रुपए या कोई राज्य सरकार देती है, देखिए इस सहायता से कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में। इससे बेटर है कि उन्हें कृषि उपकरण दिए जाएं, अच्छे बीज उन्हें उपलब्ध किए जाएं जो ज्यादा यील्ड दे सकें, उन्हें फर्टिलाइजर दिया जाए। और इससे भी बड़ी बात आपको बताऊं कि किसान जो एमएसपी की बात करते हैं उन्हें इस समय मांग करनी चाहिए कि बिजली हमें रियायती दर पे दी जाए। डीजल जो बहुत महंगा है वो डीजल खेती बाड़ी में किसानों को बहुत ही सस्ती दरों पर, पहले की तरह मान लीजिए 25 रुपए 30 रुपए इस तरह लीटर अगर दिया जाए तो देखिए वे खेती का बढ़ावा कर सकते हैं। एमएसपी में अगर उन्होंने ज्यादा पैसा मिल भी गया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और डीजल, इन पर अगर पेस्टिसाइड्स बहुत महंगे, पेस्टिसाइड्स पे पैसा चला गया तो एमएसपी से पैसा मिलने के बावजूद उन्हें टोटल लागत में घाटा ही होगा। उन्हें बात करनी चाहिए बिजली और डीजल सस्ता दिया जाए, पेस्टिसाइड सस्ते दी जाए। पेस्टिसाइड्स की लागत बहुत ज्यादा बढ़ी है। और एक अंत में मैं बात कहूंगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार गंवार है। गंवार इंडस्ट्री लगभग पूरी बंद हो चुकी। राजस्थान में मुश्किल से 5-6 फैक्ट्रियां ही चल पा रही है। राजस्थान में गंवार ऐसे एरिया में पैदा होता है जहां बारिश नहीं होती या जब बारिश पे ही निर्भर है, बारानी एरिया जिसे हम कहते हैं। तो गंवार इंडस्ट्री अगर यहाँ फले फूले, मोठ है, इस तरह की जो चौला है, ऐसी कई फसलें जो कम पानी में पैदा होती है या बारिश पे निर्भर है, उन पे सरकार बढ़ावा दे। किसान अगर उनकी मांग करे तो राजस्थान फल फूल सकता है। जैसे हम गुजरात की बात करते हैं तब गुजरात में हमें कैस्टर और जीरा याद आता है, ऐसे राजस्थान में हमें याद आता है गंवार। गंवार पे आप देखिए कि राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, किसान से लेकर के किसान या मजदूर जो काम करता और इंडस्ट्री तक को, एक्सपोर्ट के बिजनेस को, सारा का सारा भट्टा बैठ चुका है। और राजस्थान में देखिए 24 एमपी जो है वो भाजपा से है। आज कृषि राज्य मंत्री राजस्थान के वित्त जल जो मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, वो राजस्थान से है। अर्जुन मेघवाल जी है, पहले वो वित्त राज्य मंत्री थे पिछली बार, और गजेंद्र जी कृषि राज्य मंत्री थे। लेकिन इन लोगों ने गंवार की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। और ये तीनों के तीनों नेता गंवार बैठ के, जिन्हें गंवार के बारे में समझाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तो गंवार का अगर भला हो, राजस्थान की मुख्य क्रॉप देखिए वो तो इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी। आज मैं आपको बताऊं कि गंवार के ऐसे बहुत सारे उत्पाद है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी महंगे बिक रहे हैं। गंवार कोरमा बिक रहा है। अगर इस तरह की राजस्थान सरकार अपने बजट में इनका प्रावधान करे तो बेहिचक राजस्थान है जो ऐसा नंबर 1 प्रदेश होगा। जैसे हम कई बार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इनके उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण हम राजस्थान के देंगे। और राजस्थान के किसान बहुत मेहनती, मैंने पहले भी कहा, वो कभी सुसाइड नहीं करता है। ये बहुत हमारे पास समय बिल्कुल कम है, तो हम संक्षेप में समझाएं क्या दुनिया के किसी देश में क्या एमएसपी की व्यवस्था है? संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में बताएं। नंबर 1। नंबर 2, क्या एमएसपी की खरीद सरकार के लिए प्रैक्टिकल है और क्या उससे किसान का भला होगा? कहीं एमएसपी एक जाल तो नहीं बनती जा रही किसान के लिए कि जहां एमएसपी हो वही उगाए?
क्या एमएसपी से देश का कुछ और देश का और अर्थव्यवस्था का भला होगा क्या? देखिए सरकार ने स्पष्ट कहा कि एमएसपी न बंद करी गई थी, न बंद की जाएगी, न है। और हम अगर देखें तो उस पर सरकार अपने बफर स्टॉक के लिए खरीदती है। सारी फसलें अगर सरकार ही खरीदने लगी, बेचने लगी, तो फिर सरकार का काम है प्रशासन चलाना या व्यापार करना। फिर ये व्यापारी जो मंडियों में ना, वो फिर मंडियों में क्यों है? बात ये भी आती है कि मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए। जब किसान से सरकार को खरीदना हो, कहीं भी खरीदे कहीं भी बेचे, फिर मंडियों की आवश्यकता क्या है? व्यापार बंद हो जाएंगे, जो लाखों रोजगार हमें मिले हुए इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो व्यापार के माध्यम से, वो खत्म हो जाएगा। सरकार रिटेलर्स काउंटर पे देगी, वो बेचेंगे। यानी सरकार खरीदे सरकार बेचे। और देखिए कई बार ये विरोध होता है, जब सरकार खरीद लेती है भाव बाजार में महंगे हो गए तो इंडस्ट्री मांग करती है कि साहब सरकार महंगे भाव पे बेच रही है, भैया उसने महंगे पे तो खरीदा था तो बेचेगी क्यों नहीं? तब कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को सस्ते भाव पे बेचना चाहिए। तो और गवर्नमेंट ने कई फसलें घाटे में बेची है, तो गवर्नमेंट का काम है प्रशासन चलना, व्यवस्था बनाना। व्यवस्था वो अच्छी करे, नॉट उसको सारी फसलें खरीदना बेचना असंभव है। भारत में कृषि उत्पादन की खेती बढ़ती जा रही है, आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट के लिए असंभव, और ऐसा किसी भी देश में इस तरह का नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती, देखिए वही बात आएगी, कृषि उपकरण दे, बिजली पानी दे, डीजल दे, उनको पेस्टिसाइड दे, खेती के तौर तरीके बताएं, खेती के मेले लगाएं, उन्हें निर्यात करने के साधन और निर्यात करने की प्रक्रिया समझाए, वो सब करे, और उन्हें एक सक्षम किसान बनाए जो इंडस्ट्री खुद चलाए। जैसे विदेश में देखिए आप एक ही ट्रैक्टर से सारा काम हो जाता है, वहां को इतने मजदूरों की जरूरत ही नहीं होती है। ऐसे उपकरण है कि वही फसल बोते हैं, वही काटते हैं, वही करते हैं, एक कंप्यूटराइज है सारी सिस्टम। अगर वैसे हो जाए तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और किसानों को इस तरह की मांग छोड़ देनी चाहिए कि भाई वो कॉर्पोरेटर ले रहे, कोई नहीं ले रहा है। कोई किसी की जमीन अपने नाम नहीं करवा रही है फैक्ट्री कंपनी वाले, आपकी जमीन के कागजों की रजिस्ट्री नहीं बदली है। जो ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट आकर के हमारा भट्टा बैठा रहे, ऐसे नहीं है। ये डर है उन लोगों को जो ईमानदारी से और तरीके से काम नहीं करना चाहते। सब्सिडी नहीं, आप आत्मनिर्भर बनने के लिए वो साधन सरकार से मानिए। डीजल सस्ता क्यों नहीं मांग रहे? क्यों एमएसपी रट लगा रहे? ये कौन है कि डीजल हमें आप 25 रुपए दो, बाकी चाहे जनता में किसी भी भाव पे आप डीजल बेचो? ये मांग आई? आज तक नहीं आती है। ये मांग आई कि बिजली हमें रियायती दर पे दी जाए, बिल्कुल जो खेती के लिए, हमें दिन में बिजली दी जाए रात के बजाय। वो मांग करते हैं सिर्फ एमएसपी, लेकिन जो लागत बढ़ गई उसका, पेस्टिसाइड अंडशंड डाले जा रहे। गवर्नमेंट कहती है कि पेस्टिसाइड 10 ग्राम डालना है, वो डालते हैं 100 ग्राम। आप पेस्टिसाइड को कम डालोगे, कम लागत होगी। और पेस्टिसाइड का देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, यूरोप और अमेरिका ने भारतीय कई उत्पादों पे बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें पेस्टिसाइड है, हम नहीं खा सकते ये चीजें आपकी। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल हमारे पास वक्त है। और कमल जी, बहुत बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार हैं हम आपका। तो संक्षेप में यही कि जो किसान है वो सब्सिडी के बजाय एक खुद मतलब सरकार पर निर्भर होने के बजाय खुद पर निर्भर हो, और ऐसी चीजों की मांग करें जो कि उनको आत्मनिर्भर बनाए, चाहे वो डीजल हो चाहे बिजली हो। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पानी की एक बुनियादी जरूरत है। अगर वो हो जाती है तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं कि राजस्थान पूरे देश में एक मॉडल बन के उभरे। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। नमस्कार, धन्यवाद।